आज अपन ये टॉपिक देखेंगे एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल जो आई इंजीनियरिंग के आप एग्ज़ाम देते हो उसके रिलेटेड इससे काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हो आप। ये देखो, जो मैंने हेडिंग लिखी है ना इस टॉपिक के लिए, लिखी है वाई स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो अपन को ये टॉपिक ये पढ़ना है कि डीसी शंट मोटर की जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्यों होती है। तो सबसे पहले तो अपन को सवाल ही याद रखना है, ठीक है, कि डीसी शंट मोटर की जो स्पीड होती है नो लोड स्पीड से फुल लोड स्पीड वो क्या होती है, बहुत ही कम चेंज होती है। ठीक है, जितनी नो लोड स्पीड होगी ना तो फुल लोड स्पीड थोड़ी ही ड्रॉप करेगी। ठीक है, तो सिंपल सा मैं आपको समझा दूं, जैसे कि आप मान लो किसी मोटर के ऊपर एक कुछ भी लगा दो आप, ठीक है, प्लेट, उसके ऊपर उसको बिना लोड के चलाओ, उस पर उस प्लेट के ऊपर कुछ सामान मत रखो तो बहुत तेज चलेगी। लेकिन जैसे ही उस प्लेट के ऊपर आपने सामान रखा और फिर मोटर को चलाया तो स्पीड धीरे होगी। कितनी धीरे होगी, बहुत ही कम धीरे होगी, ऐसे समझो। तो यहाँ से अपन को एक बात और पता पड़ती है कि जो स्पीड रेगुलेशन है वो बहुत ही कम होता है। मतलब नो लोड स्पीड से फुल लोड स्पीड में अगर कम चेंज हो रही है तो इसका मतलब स्पीड रेगुलेशन क्या है, अच्छा है बहुत, या फिर मैं बोलूँ बहुत ही कम है। ठीक है ना, स्पीड रेगुलेशन आपको पता होगा, मैं आपको पहले ही बता दूं, नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड अपॉन फुल लोड स्पीड। ठीक है ना, तो डीसी शंट मोटर का स्पीड रेगुलेशन बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, और बहुत अच्छा कब होता है स्पीड रेगुलेशन, जब बहुत ही कम हो। और आइडियल शंट मोटर का तो स्पीड रेगुलेशन ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो देखो आप अपना अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखो इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी, ये सारी काम की थी। ठीक है ना कहीं कैसे ना कैसे क्वेश्चन आए भाई। अब देखो डीसी शंट मोटर का मैंने ये डायग्राम सा बना लिया। ठीक है, ये अपना वोल्टेज सप्लाई दी अपन ने डीसी। ठीक है, मोटर है तो सप्लाई देनी पड़ेगी। ये आर्मेचर है, ठीक है, उसमें बैक ईएमएफ डेवलप होती है। ठीक है, आपको पता ही है बैक ईएमएफ क्या करती है, ओपोज करती है इस अप्लाइड वोल्टेज को। ठीक है, अब ये आर्मेचर करंट है और ये शंट फील्ड वाइंडिंग लग रखी है। ठीक है, शंट फील्ड वाइंडिंग क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में लग रखी है सप्लाई के, तो इसमें करंट जा रहा है ISH। अब देखो जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई सी भी मशीन हो आप इनपुट दोगे ना, उसका क्या काम होगा, लॉसेस को ओवरकम करते हुए आउटपुट देना। यहाँ पे जो आउटपुट है वो एक तरीके से आप मान लोगे ये जो बैक ईएमएफ डेवलप हो रही है। हालांकि मुझे पता है मोटर में तो आप जो रोटेशन होता है उसको मानते हैं, लेकिन आप इसको मानो एक तरीके से। ठीक है, तो और लॉसेस क्या है, जो इसकी आर्मेचर में हो रहा IAR है, आर्मेचर के रेजिस्टेंस में। मैंने यहाँ रेजिस्टेंस नहीं बनाया, आप इसका आर्मेचर का कुछ रेजिस्टेंस भी मान लो। तो ये इस वोल्टेज का काम क्या है, एक तो ये आउटपुट देना, दूसरा लॉसेस। लॉसेस क्या है, जो आर्मेचर में हो रहा है। ठीक है ना, तो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू क्या हो गया, EB बैक ईएमएफ प्लस IARA। यहाँ पे मैंने शंट फील्ड करंट को बहुत ही कम माना है और इसके रेजिस्टेंस को भी बहुत ही कम माना है। तो इस चीज़ को अपन क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं और ये इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से बैक ईएमएफ की इक्वेशन क्या हो जाएगी, EB इक्वल्स टू VT माइनस IARA। अभी इसको अपन को काम में लेना है। ठीक है, अब देखो एक और चीज़, जो बैक ईएमएफ होती है अपनी, ठीक है ना, बैक ईएमएफ जो डेवलप होती है इसमें, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है PN5Z/60 है। देखो अगर आपने इस फॉर्मूले को याद नहीं किया है ना, तो चाहे मोटर हो या जनरेटर हो फॉर्मूला यही रहता है, बस नाम अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे बैक ईएमएफ कहलाती है, वहाँ पे जनरेटिंग ईएमएफ कहलाती है। तो इस फॉर्मूले पे तो भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भैया, हर साल आता ही आता है, तो ये तो आपको पहले याद रखना है। जैसे कि मैंने कहा कि इस टॉपिक में आप बहुत सारे क्वेश्चन करने के काबिल बनोगे। ठीक है, तो ये देखो PN5Z/60 है। ठीक है, मैं इसको इसी रिदम में याद करता हूँ, तो आप भी इसको इसी रिदम में याद कर लो। P नंबर ऑफ पोल्स है, स्पीड ऑफ रोटेशन है, 5 फ्लक्स पर पोल है, Z नंबर ऑफ कंडक्टर है, और ये A है पैरेलल पाथ। ठीक है, और ये 60 कन्वर्जन है इसका राउंड पर सेकंड में, राउंड पर मिनट में करने के लिए। ठीक है, अब देखो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला मैंने फिर से लिखा PZ/60 है, और N और फाई को मैंने अलग रखा क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है कांस्टेंट, तो मैं इनको क्या मान लेता हूँ, K मान लेता हूँ। तो बैक ईएमएफ का मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ गया क्या, KN फाई। ठीक है, K कांस्टेंट है, N स्पीड और F फ्लक्स पर पोल। तो देखो यहाँ से जो स्पीड का फॉर्मूला है N, वो निकल के आएगा EB/फाई। K को मत भूल जाओ, K कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ से बोलता हूँ स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, बैक ईएमएफ के। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, फ्लक्स के। ठीक है, अब देखो मैं इस जो अपन ने ये इक्वेशन निकाली थी फर्स्ट में, मैं इस वाली बैक ईएमएफ को इससे रिप्लेस करता हूँ VT माइनस IARA, ताकि अपन स्पीड पे सब चीज़ों का इफेक्ट देख सकें। ठीक है, स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर पे। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये टर्मिनल वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज था वो अपना ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो उससे ये जो फील्ड करंट है वो भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये इसके अक्रॉस ही तो लग रहा है और कांस्टेंट ही करंट ड्रॉ करेगा। अब फील्ड करंट कांस्टेंट रहेगा तो अपना फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अपन को पता है फील्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है। ठीक है, तो अपने पास मोटी मोटी बात ये निकल के आ गई कि टर्मिनल वोल्टेज और फ्लक्स अपना क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो जो स्पीड है अपनी, ठीक है, ये जो स्पीड है, ठीक है, इससे मैंने एक्सप्रेशन निकाला
कि जो अपनी स्पीड है उसमें ये दोनों चीज़ें तो अपनी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, और तो स्पीड पे फ़र्क किसका पड़ेगा, इस आई ए आर ए का, और मैं कह दूं कि आर्मेचर करंट का। तो देखो एक तो ये आई ए आर ए ड्रॉप, जो आर्मेचर ड्रॉप है वो उसका फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा इस आर्मेचर करंट का डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट भी होता है, ठीक है। और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, जो मेन फ्लक्स होती है, जो फील्ड पोल जनरेट करता है, ये उसको डिस्टॉर्ट करता है, उसको खराब करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट होने वाले हैं, तो अपन इन दो इफेक्ट को देखेंगे कि इस ये जो दोनों इफेक्ट है ये स्पीड पे कैसे फर्क डाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप देखो, सबसे पहले आर्मेचर पहला फर्क डालते हैं। देखो जैसे ही मैंने आर्मेचर करंट इंक्रीज करा, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैंने वीडियो बना रखा है, सिंपल से समझ लो। जो मेन फील्ड होती है उसको डिस्टॉर्ट करता है, और मेन फील्ड अपने किसने बनाई थी, मेन फील्ड अपनी क्या थी, फ्लक्स, फ्लक्स पर पोल। तो आर्मेचर रिएक्शन किसको रिड्यूस करने का काम कर रहा है, फ्लक्स को कम कर रहा है। तो सिंपल से अपन ये देख सकते हैं कि जैसे ही अपने आर्मेचर करंट इंक्रीज होता है, ठीक है, आर्मेचर करंट इंक्रीज होता है, अगर अपन लोड लगाएंगे तो आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अपना फ्लक्स क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो अपन ने अपना फ्लक्स रिड्यूस होगा, तो देखो अपन ने वापस अपनी इक्वेशन पे आए, फ्लक्स अपना रिड्यूस होगा तो स्पीड अपनी इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि स्पीड और फ्लक्स क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई। दूसरा, आर्मेचर करंट इंक्रीज हुआ तो आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगी तो जो अपना न्यूमरेटर था, ठीक है, वी टी माइनस आई आर है, तो टर्मिनल वोल्टेज में से अपना क्या है, कुछ चीज़ माइनस हो रही है, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज अपना क्या है, घट रहा है। तो ये जो डिनोमीटर है वो एक तरीके से इसके बढ़ने से क्या हो रहा है, आई आर है कि आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के बढ़ने से क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। तो अपनी स्पीड क्या होगी, भी घटेगी, क्योंकि वी टी माइनस आई आर क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। अब देखो अपन इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे। आप इस वीडियो को एक दो बार देखोगे ना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है। तो देखो कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने इन दोनों चीज़ों को जैसे ही कंबाइन किया ना, तो मैंने देखा कि ये जो ऊपर वाला ड्रॉप था जो कम हो रहा था, वी टी माइनस आई आर है, ये क्या है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ये ज़्यादा है किसके रेस्पेक्ट में, इस डिनोमीटर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फील्ड करंट अपना ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के कर रहे थे। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो स्पीड पे जो फर्क डाल रहा है ना, वो ये आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप डाल रहा है, आई आर ए। और ये आई आर ए कब बढ़ता है, जब अपन लोड बढ़ाते हैं, ठीक है। और आई आर ए भी क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इसका इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा टर्मिनल वोल्टेज पे। हाँ ये थोड़ा बहुत स्पीड को कम कर रहा है, लेकिन इतना भी नहीं कर रहा। तो ये देखो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर विथ इंक्रीज ऑफ आई ए ड्रॉप ओनली, ठीक है ना। आई ए की वजह से जो ड्रॉप हुआ आई ए आर ए, उसकी वजह से स्पीड क्या हुई, अपनी कम होती है, ठीक है। स्लाइटली फ्रॉम इट नो लोड स्पीड, लेकिन वो कम होना भी क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप इस बात को यहाँ से समझ सकते हो, नो लोड पे क्या थी, अपनी स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टी अपॉन फाइव थी, तो वी टी थी, ठीक है। लेकिन जैसे कि अपन ने लोड लगाया तो एक आर्मेचर ड्रॉप आई ए आर ए भी आ गई, लेकिन ये आई ए आर ए क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो जो स्पीड कम हुई वो भी बहुत ही क्या हुई, स्लाइटली कम हुई, तो नो लोड स्पीड से। तो ये इस तरीके से अपन ने कंक्लूजन निकाला कि स्पीड जो है वो बहुत ही स्लाइटली ड्रॉप करती है नो लोड स्पीड से, इतनी भी नहीं करती है, ठीक है। देखो फिर मैंने एक चीज़ और लिख दी, वो थोड़ी और क्लियरिटी के लिए, सिंस एट नो लोड आई एस नेग्लिजिबली स्मॉल, ठीक है ना। देखो नो लोड स्पीड पे क्या था, अब वी टी के फाइव, वी टी अपॉन फाइव मान लो। क्यों, क्योंकि जो आई ए था वो क्या था, नो लोड पे बिल्कुल ही नेग्लिजिबल मान लेते हैं, उसको बिल्कुल खत्म मान लेते। तो नो लोड की कंडीशन में अपन इसको क्या मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। तो स्पीड अपनी नो लोड पे क्या होती है, वी टी अपॉन फाइव होती है। लेकिन जैसे ही अपन ने लोड लगाया, आर्मेचर करंट स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है, लेकिन इतना भी इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है, वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा तो स्पीड भी थोड़ी सी रिड्यूस होगी फुल लोड पे, ठीक है ना। तो जो स्पीड पे है तो बहुत ही कम फर्क पड़ता है। तो और आपको ये ग्राफ भी याद रखना है, ठीक है, ताकि ये ग्राफ पूछे तो आप बता सको, ये दिखा के ग्राफ दिखा के पूछा था किसका है, तो अपन को याद रखना है डीसी शंट मोटर का है। देखो ये नो लोड स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में ये नो लोड की स्पीड थी, ठीक है, देखो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही अपन ने लोड लगाना, स्पीड स्लाइटली रिड्यूस हो रही है, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा बन गया। अब इसको थोड़ा सा और पास बना सकते हो ऐसे, ठीक है, स्लाइटली रिड्यूस होती है। अब देखो ये देखो मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा है, ठीक है, तो आया हुआ भी है, द हाइएस्ट स्पीड अटेन बाय डीसी शंट मोटर इज। तो हाईएस्ट स्पीड डीसी शंट मोटर कितनी अटेन कर सकती है, तो बहुत ही सिंपल सा, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाओ, इक्वल टू नो लोड स्पीड, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अपन इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू नो लोड स्पीड मानते हैं। और ये भी याद रखना, जो वोल्टेज रेगुलेशन है डीसी शंट मोटर का, आइडियल डीसी शंट मोटर का, वो नेग्लिजिबल, वो जीरो होता है, ठीक है। नो और वोल्टेज रेगुलेशन होता गया नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड अपॉन फुल लोड स्पीड, तो जो चेंज है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, ठीक है ना। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, और आइडियल डीसी मोटर के लिए तो जीरो होगा। तो आप ये सारी पॉइंट याद रखना। थैंक यू।